हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अफेयर्स विथ आरजे में आप सभी का स्वागत है। प्रतिदिन की तरह हम आज भी जनसत्ता से क्वेश्चन आंसर के रूप में नोट्स देखेंगे जो करेंट अफेयर्स से होंगे। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अधोलिखित में से किस एजेंसी ने कहा है कि नया निवेश नहीं मिलने पर अगले 2 सालों के दौरान भारतीय बैंकों की पूंजी सबसे अधिक घटेगी? ऑप्शन है ए, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, स्टैंडर्ड एंड पुअर, सी, वर्ल्ड बैंक, डी, फिच। तो इसमें नया निवेश नहीं मिलने पर अगले 2 सालों के दौरान भारतीय बैंकों की पूंजी सबसे अधिक घटेगी, ये मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने कहा है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुबह सुबह उठकर अखबार खोलते ही हम प्रायः क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से संबंधित खबरों से दो चार होते रहते हैं। तो क्रेडिट रेटिंग से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन है आपके पास, क्रेडिट रेटिंग से आप क्या समझते हैं? क्रेडिट रेटिंग किसी भी देश, संस्था या व्यक्ति की ऋण लेने या उसे चुकाने की क्षमता का मूल्यांकन होती है। ऑप्शन बी है, क्रेडिट रेटिंग में ग्रेडिंग पद्धति से किसी विद्यार्थी को कितने अंक प्राप्त हुए हैं का मूल्यांकन होता है। ऑप्शन सी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी, उपरोक्त ए और बी दोनों सही हैं। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन ए सही है। क्रेडिट रेटिंग किसी भी देश, संस्था या व्यक्ति की ऋण लेने या उसे चुकाने की क्षमता का मूल्यांकन होती है। ओके, इसका विस्तृत आंसर देख लेते हैं जो कि अगले क्वेश्चन नंबर 1 को भी कवर कर लेगा। क्रेडिट रेटिंग किसी भी देश, संस्था या व्यक्ति की ऋण लेने या उसे चुकाने की क्षमता का मूल्यांकन होती है। रेटिंग श्रेणियाँ: AAA सबसे मजबूत, सबसे बेहतर, AA वादों को पूरा करने में सक्षम। ये मूडीज जैसी जो भी हैं, मूडीज, फिंच, पुअर्स, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, ये कंपनियां ये श्रेणी देती हैं किसी भी देश को ऋण लेने पर उसे चुकाने की क्षमता के मूल्यांकन हेतु। तो उसमें अगला है AA+। AA वादों को पूरा करने में सक्षम। ए वादों को पूरा करने की क्षमता पर विपरीत परिस्थितियों का पड़ सकता है असर। अगला BBB वादों को पूरा करने की क्षमता लेकिन विपरीत परिस्थितियों से आर्थिक स्थितियाँ प्रभावित होने की संभावना अधिक है। CC वर्तमान में बहुत कमज़ोर अर्थव्यवस्था है या ऋण नहीं चुका सकता है व्यक्ति। डी, ऋण लौटाने में असफल। ठीक है, मुख्यतः 3 बड़ी क्रेडिट एजेंसीज हैं, फिच, मूडीज और S&P, जो क्रेडिट तय करती है। इनमें सबसे पुरानी एजेंसी है ये अतिरिक्त नोट्स है जो कि आगामी हर एक परीक्षा में आपके लिए, सभी के लिए, किसी भी परीक्षा, कोई भी परीक्षा हो, लाभकारी होगा। खास तौर से UPSC, स्टेट PSC, बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो SSC GD से लेकर लेखपाल, UPSI सब में कारगर होंगे। ये डेली करंट अफेयर्स के नोट्स के रूप में जो नोट्स हैं, इनमें सबसे पुरानी एजेंसी है S&P, जिसे स्टैंडर्ड एंड पुअर भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1860 में हुई थी। यानी कि सबसे पुरानी क्रेडिट एजेंसी कौन सी है? स्टैंडर्ड एंड पुअर। ओके, S&P। इसकी स्थापना 1860 में हेनरी पुअर ने की थी। उन्होंने अमेरिका में नहरों और रेल नेटवर्क के विकास का इतिहास लिखा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस संस्था का एक शोध जर्नल साइंस ऑफ द टोटल एनवायरनमेंट में प्रकाशित हुआ है? ये लॉन्ग क्वेश्चन है जिसे 3-4 क्वेश्चन मिलाकर बनाया गया है कि एक साथ नोट्स के रूप में रहे। आप लोग इससे देखकर घबराइए नहीं, कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में ही 2-4 आंसर भरे हुए हैं, 2-3 क्वेश्चन भरे हुए हैं। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर करिए। निम्न में से
किसी संस्था का एक शोध जर्नल साइंस ऑफ द टोटल एनवायरनमेंट में प्रकाशित हुआ है, जिसमें बांग्लादेश में गंगा नदी के मुहाने से भारत में हिमालय तक एक सर्वेक्षण किया गया है। इसमें पता चला है कि मछली पकड़ने के बेकार उपकरण सर्वाधिक मात्रा में समुद्र के निकट पाए गए हैं, जो जलीय जीवों के लिए घातक है। किस संस्था ने ये प्रकाशित किया है, ये शोध किया है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, DRDO, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हम लोग के ऑप्शन है सी सही है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो उत्तराखंड में, उसने ये शोध किया है। कहाँ से कहाँ तक? ये इस क्वेश्चन में ही दे दिया गया है। बांग्लादेश में गंगा नदी के मुहाने से लेकर भारत में हिमालय तक का एक सर्वेक्षण किया गया है। मतलब भारत के जहाँ से ये नदी निकलती है गोमुख से, वहाँ तक जहाँ से निकलती है वहाँ तक का ये सर्वेक्षण है, जिसको इसका शोध किया है ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, जो उत्तराखंड में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप 26 नवंबर संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री जी ने कहा, आज एक देश एक चुनाव सिर्फ बहस का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि ये भारत की ज़रूरत है। अगर देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं तो अधोलिखित में से कौन कौन से अनुच्छेद प्रभावित होंगे? तो अनुच्छेद कथन है, इसमें कथन उपयुक्त सही कथन को चुनकर वो आंसर देना है। तो एक कथन अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 174 उपयुक्त कथन में से चुनकर सही उत्तर दें। ओके, तो कौन कौन से सही है इसमें? कथन कौन कौन सही है? केवल एक सही है ए ऑप्शन में, बी केवल 1 और 2 सही है, सी केवल 3 और 4 सही है, डी 1, 2, 3 और 4 सही है। यानी कि इसमें सारे ऑप्शन सही है। ये चारों अनुच्छेद जो हों, अगर एक साथ चुनाव होता है, एक देश एक चुनाव होता है आगामी आने वाले वर्षों में जब भी, तो ये 4 अनुच्छेद मुख्य रूप से प्रभावित होंगे। इसका विस्तृत देख लेते हैं। अनुच्छेद 83 के मुताबिक लोकसभा का कार्यकाल 5 साल तक का होता है। अगर लोकसभा पहले भंग की जाती है तो फिर ये इसमें संशोधन करना पड़ेगा। 83 प्रावधान है कि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल एक बार में सिर्फ 1 साल तक के लिए ही बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते देश में आपातकाल हो, या तो बढ़ाया जा सकता है। तो 1 साल तक के लिए ये भी आपातकाल लगा हो तभी बढ़ाया जा सकता है, यानी यहाँ भी पेंच है। अनुच्छेद 85(2) में राष्ट्रपति के पास लोकसभा भंग करने का अधिकार है। अनुच्छेद 172 के मुताबिक विधानसभा का कार्यकाल 5 साल तक ही रहेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा। अगर बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है तो यहाँ भी पेंच है। अनुच्छेद 174(2) में राज्यपाल के पास विधानसभा भंग करने का अधिकार है, लेकिन राज्यपाल विधानसभा भंग करने की सिफारिश करते भी हैं और दोबारा चुनाव कराने की ज़रूरत पड़ती है तो संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी जरूरी होती है। यहाँ भी पेंच है, इसलिए ये चारों अनुच्छेद प्रभावित होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित एक आंतरिक कार्य समूह की रिपोर्ट में बैंकिंग नियमन कानून में जरूरी संशोधन के बाद बड़ी कंपनियों को बैंकों का प्रवर्तक बनाने का प्रस्ताव किया है। इसके संबंध में अधोलिखित में से क्या सही है? तो ऑप्शन देखते हैं। निजी क्षेत्र के बैंकों में प्रवर्तकों की हिस्सेदारी की सीमा 30% किए जाने की सिफारिश की गई है। बी, समूह ने बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFC को बैंकों में तब्दील करने का प्रस्ताव दिया है। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को बैंकिंग लाइसेंस देने की बात की गई है जिनकी परिसंपत्तियां 5,000 करोड़ से अधिक हैं। डी,
डी, प्रस्ताव के अंतर्गत संपूर्ण बैंकिंग सेवाओं यूनिवर्सल के लिए नए बैंक लाइसेंस को लेकर न्यूनतम प्रारंभिक पूंजी 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपये की जानी चाहिए। ये प्रस्ताव है। यानी पांचवें क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित एक आंतरिक कार्य समूह की रिपोर्ट में बैंकिंग नियमन कानून में जरूरी संशोधन के बाद बड़ी कंपनियों को बैंकों का प्रवर्तक बनाने का प्रस्ताव किया है। इसके संबंध में अधोलिखित में से क्या सही नहीं है, यानी क्या सही नहीं है, तो इसमें छांटिए आप लोग क्या सही नहीं है। इसे आप लोग को उत्तर बता ही दे रहे हैं हम। निजी क्षेत्र के बैंकों में प्रवर्तकों की हिस्सेदारी की सीमा 30% किए जाने की सिफारिश की गई है। यहाँ पर ये 26% है। जो निजी क्षेत्र के बैंकों में प्रवर्तकों की हिस्सेदारी की सीमा 26% किए जाने की सिफारिश की गई है। इसलिए ऑप्शन ए सही है, यानी कि ये सही नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन के अनुसार ये सही ऑप्शन है। ओके, इसका आंसर भी दिया हुआ है। निजी क्षेत्र के बैंकों में प्रवर्तकों की हिस्सेदारी की सीमा 26% किए जाने की सिफारिश की गई है। ओके, इसलिए ऑप्शन ये सही है। NOFHC से आप क्या समझते हैं? नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, नॉन ऑफिशियल फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, न्यू ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, नेशनल ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। तो इसका पूर्ण रूप है NOHSC का नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, इसलिए ऑप्शन ए सही है। हाल ही के खबरों के मुताबिक यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA अंतरिक्ष में घूम रहे बड़े आकार के कचरे को निम्न में से किस कंपनी के साथ मिलकर धरती पर लाने की तैयारी कर रही है? ऑप्शन ए है नासा, रिलायंस, क्लियर स्पेस एजेंसी, इसरो। कौन सी एजेंसी के साथ वो कर रही है? यूरोपीय एजेंसी जो है ये कर रही है क्लियर स्पेस एजेंसी के साथ। क्लियर स्पेस एजेंसी के बारे में देख लेते हैं। क्लियर स्पेस कंपनी यह स्विट्जरलैंड की स्टार्टअप कंपनी है जो अंतरिक्ष में कक्षा में ही सेवाएं देते हुए वहां से कचरा हटाने का काम करती है। ओके, तो इसलिए ऑप्शन हम लोग का सी सही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी अफेयर्स विद RJ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ये जो भी कंटेंट है वो अच्छा लगा हो तो उसके लिए कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।